हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स हमने देखे थे, 3 एलिमेंट्स हमने देखे थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इन तीनों को हमने अच्छे से स्टडी किया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। क्या अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है? फिर से हम अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, कि आपको अगर कोई काम करने को दिया गया है और उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दी गई है तो आप क्या हो जाओगे उस काम के प्रति, यानी कि जिस पर्सन ने आपको काम दिया है उस पर्सन के लिए आपकी आंसरेबिलिटी होगी, आपको जवाब देना होगा टाइम ओवर होने पर कि अगर आपने काम कंप्लीट नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, या काम अगर सही नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है, क्या उसे डेलीगेट कर सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि जो अथॉरिटी है उसे भी डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है क्या हम उसे डेलीगेट कर सकते हैं? तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा नो। अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हम किसी भी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ आपको दिया है उसमें यही बताया है कि क्या मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं कि क्या अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, जी नहीं, अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल जो उन्होंने बताया है उससे हम समझते हैं। For example, a chief manager assigns job to a departmental manager। जो चीफ मैनेजर है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को कोई जॉब असाइन कर रहा है, यानी कि काम दे रहा है। हु इन टर्न असाइन टू इट हिज सबॉर्डिनेट। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर ने वही काम आगे किसे दे दिया? अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया। देखिए, चीफ मैनेजर ने काम दिया डिपार्टमेंटल मैनेजर को, जैसे कि ये बोल दें कि जो जनरल मैनेजर है उसने काम दे दिया सेल्स मैनेजर को, और सेल्स मैनेजर ने अपना काम दे दिया आगे सेल्समैन को। जैसे सेल्स मैनेजर को टारगेट मिला था कि इस महीने जो सेल करनी है वो हमें करनी है 1000 यूनिट्स की, हमें सेल करनी है। तो अब देखो, सेल्स मैनेजर खुद तो सेल नहीं करेगा, वो आगे ये टारगेट किसको दे देगा? उसके अंडर जो अलग अलग सेल्समैन काम कर रहे हैं उन्हें वो टारगेट दे देगा। तो इस तरह से जो सेल्स मैनेजर है उसने अलग अलग मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या सेल्समैन हैं उनको टारगेट दे दिया। जैसे कि एक सेल्समैन को टारगेट दे दिया 200 यूनिट्स को सेल करना है 1 महीने में। तो अब जो सेल्स मैनेजर है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी, और साथ ही साथ कुछ अथॉरिटी भी दी होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अथॉरिटी भी दे दी। लेकिन अगर सेल्समैन अपना टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो जो सेल्स मैनेजर होगा उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है जनरल मैनेजर के लिए, क्या वो उसे डेलीगेट कर पाएगा? जी नहीं। मतलब कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आंसरेबिलिटी किसकी होगी? सेल्स मैनेजर की होगी, ना कि सेल्समैन की। हाँ, ये बात हम बोल सकते हैं कि जो सेल्समैन है वो किसके लिए आंसरेबल होगा? सेल्स मैनेजर के लिए। और सेल्स मैनेजर किसके लिए आंसरेबल होगा? चीफ मैनेजर यानी कि जनरल मैनेजर के लिए। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी को कोई भी पर्सन डेलीगेट नहीं कर सकता है। जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई थी वही पर्सन को आगे आकर आंसर करना पड़ेगा कि अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है या काम कुछ गलत तरीके से हुआ है तो क्यों हुआ है और रीज़न क्या था। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर अलोंग विद द साइनिंग ऑफ द जॉब विल डेलीगेट अथॉरिटी बट दिस विल नॉट टर्मिनेट हिज अकाउंटेबिलिटी। इन्होंने क्या बोला कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो काम को असाइन करने के साथ साथ जॉब को डेलीगेट करने के साथ साथ अथॉरिटी को भी डेलीगेट करेगा, लेकिन इससे जो हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर है उसकी अकाउंटेबिलिटी टर्मिनेट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। ही विल ऑलवेज बी आंसरेबल टू हिज चीफ मैनेजर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उसके लिए कौन आंसरेबल होगा? चीफ मैनेजर ही आंसरेबल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस there would be no anomaly to say that just authority can be delegated but not accountability।
तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। बेशक हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को हम किसी भी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। दस अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ अ पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी, कि यानी कि जो जिसे अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, हमेशा अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होगी, उसी पर्सन की होगी। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों ज़रूरत पड़ती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, क्यों हम अथॉरिटी को दे रहे हैं, क्यों हम अपनी पावर किसी और पर्सन को दे रहे हैं? क्योंकि हम अपना काम खुद अकेले ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन सभी काम अकेले तो ख़त्म नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? वर्क डिवाइडेशन करना पड़ेगा, काम का बंटवारा करना पड़ेगा, मींस लेबर को डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अथॉरिटी को डेलीगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे अथॉरिटी भी देनी होगी, ताकि जो काम है वो सही से हो पाए या कंप्लीट हो पाए, अदरवाइज काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए उन्होंने पहले तो बताया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स टू प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटीज टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है कि जो नीडेड अथॉरिटीज़ हैं, पावर्स हैं, वो सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाए, ताकि उन्हें जो काम दिया गया है वो उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। अथॉरिटी क्या है? अब अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी पावर है क्या? किससे रिलेटेड? डिसीजन लेने से रिलेटेड पावर है। अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट्स व्हेन अथॉरिटी इज गिवन फॉर फुलफिलिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटेबिलिटी केवल तभी जनरेट होती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी गई हो। जब खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अथॉरिटी नहीं दी गई है, तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी कभी भी जनरेट नहीं होगी, अराइज नहीं होगी। तो इन्होंने बोला अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट हो जाती है, यानी कि अराइज हो जाती है जब अथॉरिटी भी दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स हिज सीनियर ऑफिसर फॉर वर्क परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या है? सबऑर्डिनेट की आंसरेबिलिटी है, जवाबदेही है किसके प्रति? सीनियर ऑफिसर के प्रति। और किसके लिए? वर्क परफॉर्मेंस के लिए, कि काम कैसा किया है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? इन्होंने बोला ऑफन नो ऑफिसर इज कैपेबल टू द एक्सटेंड दैट ही हिमसेल्फ विल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़। एक ऑफिसर जो है वो कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो सभी एक्टिविटीज़ को खुद अकेले परफॉर्म कर ले। फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ जॉब एन ऑफिसर डिवाइड्स द होल वर्क। मतलब काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो ऑफिसर है वो अपने पूरे काम को डिवाइड कर देता है अपने एम्प्लॉयज़ में। दस वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल जॉब्स एंड ईच जॉब इज एन असाइन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो इसलिए जो पूरा काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और काम का हर टुकड़ा एक पर्सन को करने को दे दिया जाता है। दस वर्क इज डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट लाइन, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स बेसिस इज स्पेशलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। तो देखिए जब डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वर्क को हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर अथॉरिटी को डेलीगेट करना क्या हो जाएगा? ज़रूरी हो जाएगा, नेसेसरी है कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाए उस केस में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट किया जा रहा है। तो वही बात है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमें वर्क को डिवाइड करना है या फिर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, इसी की वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जो नीड है वो अराइज होती है। अभी हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस क्या है? देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, कोई काम करने दे दिया। सेकेंड, अगर कोई काम करने दिया है तो अथॉरिटी भी ग्रांट करनी पड़ेगी, मीन्स कि हमें पावर भी देनी पड़ेगी। और थर्ड स्टेप कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उससे रिलेटेड अथॉरिटी यानी कि पावर दी है तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। फर्स्ट वन, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला स्टेप क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना। असाइन करना मतलब देना। ऑफन नो ऑफिसर इज कैपेबल टू द एक्सटेंट दैट ही कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हिज ओन। कि कोई भी ऑफिसर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सभी एक्टिविटीज़ को खुद से परफॉर्म कर सके। फॉर दिस सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस ही डिवाइड्स द होल जॉब। जो काम है उसे सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए वो पूरे काम को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। In this way, he keeps the critical, crucial, significant jobs for himself and delegates the rest to his subordinates. वो क्या करेगा? जो भी इम्पॉर्टेंट काम है
अभी जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो अपने हाथों में रखते हैं। बाकी की जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, जो अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनमें डेलीगेट कर देते हैं, बांट देते हैं। वाइल असाइनिंग जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट्स देयर कैपेबिलिटी एंड स्किल्स आर केप्ट इन माइंड, कि जब भी किसी पर्सन को मीन्स मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजर्स को जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो उस पर्सन की स्किल को भी माइंड में रखा जाता है, कैपेबिलिटी को भी माइंड में रखा जाता है। स्किल्स मतलब टैलेंट। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस मैनेजर कीप्स द job of financing for himself and delegates the rest of jobs like accounting, data collection etc. to his subordinates। की जो फाइनेंस मैनेजर है वो जो फाइनेंसिंग का काम है वो अपने हाथों में रखेगा, बाकी का जो काम है अकाउंटिंग, डाटा कलेक्शन एट्सेट्रा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देगा। नेक्स्ट इज ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उससे रिलेटेड पावर भी देनी पड़ेगी। द सेकेंड स्टेप इज द डेलीगेशन प्रोसेस इज ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस। की सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अगर हमें वर्क को सक्सेसफुली परफॉर्म करवाना है तो हमें उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स इज़ मीनिंगलेस, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उससे रिलेटेड अगर अथॉरिटी नहीं दी, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स इज़ मीनिंगलेस। विदाउट अथॉरिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो काम ही पूरा नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें अथॉरिटी नहीं दी जाती है, पावर नहीं दी जाती है तो। Thus all needed authorities should be delegated for the fulfillment of responsibility। इसलिए कि जितनी भी नीडेड अथॉरिटी है, मतलब जितनी पावर की नीड है उतनी पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जा सके, काम को पूरा किया जा सके। For example, when a chief manager delegates responsibility of purchase department to the purchase manager, then he gives authority to the purchase manager like purchasing raw materials, stocking inventory, division of work among his subordinates, etc. etc. क्या एग्जाम्पल दिया इन्होंने, जब एक चीफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे रहा है, किसे, परचेज मैनेजर को, तो वो क्या करेगा, परचेज मैनेजर को अथॉरिटी भी देगा, पावर भी देगा। किससे रिलेटेड पावर देगा, रॉ मटेरियल परचेज करने से रिलेटेड, इन्वेंट्री को स्टॉक करने से रिलेटेड, यानी कि कितना रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखना है और कितना सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स को किस तरह से स्टोर करके रखना है। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स में काम बांटना, तो ये सब अथॉरिटीज़ जो है चीफ मैनेजर किसे देगा, परचेज डिपार्टमेंट की मैनेजर को देगा। अभी लास्ट स्टेप है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। द लास्ट स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस इज टू होल्ड सबऑर्डिनेट्स अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस। अभी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी जनरेट हो जाएगी। एवरी सबऑर्डिनेट इज जस्ट अकाउंटेबल to that officer who delegates authority for the fulfillment of job और responsibility। हर एक पर्सन उस अपने सुपीरियर के लिए आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा, जिसने उसे क्या दी थी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जस्टिफिकेशन डिमांड बाय द सुपीरियर फॉर वर्क परफॉर्मेंस की, मतलब जो सुपीरियर है वो आंसर चाहते हैं कि आपका जो वर्क परफॉर्मेंस है अगर उसमें किसी तरह की कोई भी कमी है तो वो क्यों है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इन्होंने इंपॉर्टेंस बताए हैं। फर्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस मीन्स सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो काम किया जा रहा है उसके एंड रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले, यानी कि वो अच्छे से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कर रहा है, मैनेजर्स के वर्कलोड को कम करता है। मैनेजर्स हु प्रैक्टिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर डेफिनेटली बेटर डिसीजन मेकर्स देन दोज मैनेजर्स हु डू नॉट डेलीगेट अथॉरिटी। क्या बोला इन्होंने, वो मैनेजर्स जो अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट कर देते हैं, डेफिनेटली वो अच्छे डिसीजंस लेंगे,
उन मैनेजर्स की कंपैरिजन में जो अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने तुलना की है दो तरह के मैनेजर्स में, एक तरह के मैनेजर्स जो अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, दूसरी तरह के मैनेजर्स जो अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते हैं। तो जो मैनेजर्स अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं वो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं बजाय कि उन मैनेजर से जो कि अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते हैं। द फॉर्मर वंस गेट द बेनिफिट ऑफ स्किल्स ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। फॉर्मर मतलब पहले वाले जो मैनेजर्स थे, कौन, जिन्होंने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया था, वो क्या करेंगे, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके स्किल्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस सिचुएशन इज द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इस सिचुएशन से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसे ईजिली अटेन कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर इज इम्प्रूव्ड। इससे क्या होगा कि जो एंड रिजल्ट्स हैं, मतलब जो हम अचीवमेंट चाहते हैं वो हमें मिल पाएगी, मतलब उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। द मेंटल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ही हैज़ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। अभी देखिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अगर अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाए, अथॉरिटी डेलीगेट करने का मतलब डिसीजन लेने की पावर दे दी जाए, तो हर पर्सन जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है वो मेंटली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी काम करेगा मतलब डिसीजन वगैरह लेगा सोच समझ के लेगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, साथ साथ आंसरेबिलिटी भी है, तो अच्छे डिसीजन लेगा। अच्छे डिसीजन लेते लेते एक एम्प्लॉय जो है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बोला कि जब अथॉरिटी दी जाती है एम्प्लॉय को तो उसे वो काम करने को मिल रहा है जो उसके मैनेजर का है। तो अगर फ्यूचर में कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की ज़रूरत पड़े तो ईजीली उस एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं। देखो, विद द गिवन अथॉरिटी मैनेजर्स टेक डिसीजन कॉन्टिजेंट टू द सिचुएशंस, कि जो मैनेजर है वो डिसीजन ले सकता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कॉन्टिजेंट मतलब जिसका हमें पता ही नहीं है, अनसर्टेन सिचुएशंस के रिगार्डिंग मैनेजर डिसीजन ले सकता है। इससे क्या होगा कि जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ आने वाली हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इन फ्यूचर दे बिकम मोर एबल टू टेक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजर है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, क्योंकि अभी उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेट टू सबऑर्डिनेट्स। कि डेलीगेशन के प्रोसेस में अथॉरिटी को भी डेलीगेट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट किया जाता है। दिस सिचुएशन प्रोवाइड्स लिबर्टी टू वर्क एंड टेक डिसीजंस ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास लिबर्टी है, मतलब फ्रीडम है कि वो अपनी इच्छा से वर्क कर सकते हैं, अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं, एंड टेक डिसीजन, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। गेनिंग थ्रू दिस दे एग्जिबिट देयर टैलेंट एंड स्किल विद बेटर परफॉर्मेंस द सबऑर्डिनेट्स क्रिएट अ निश फॉर देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंटली दे गेट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म इवन बेटर, एवर बेटर। देखो कि अगर अथॉरिटी मिल जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसको, एम्प्लॉयज़ को, तो वो अपने टैलेंट और अपने स्किल्स को आगे लेकर के आएंगे और अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, मतलब अच्छा काम करने के लिए वो क्या करेंगे, यानी कि अच्छे डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। और इससे क्या होगा, उनका जो जॉब है, मतलब वो अपनी जॉब से क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, और हमेशा वो मतलब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होगा, मतलब सेल्फ मोटिवेशन मिलता है एक तरह का, क्योंकि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी भी है और आंसरेबिलिटी भी है, तो आप खुद से मोटिवेट होंगे कि मुझे अच्छा काम करना है, ताकि क्या हो जाए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ सके। नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट ओनली डेवलप only one person or division but facilitates the development of organization। देखिए जो डेलीगेशन है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबिलिटी, इससे क्या होगा कि सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज़ की ही ग्रोथ नहीं होगी बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। एज एडिक्वेट नंबर ऑफ एबल एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजंस। जैसा कि हमारे पास अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जो डिसीज़न अच्छे ले रहे हैं, तो इससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन को ला सकते हैं। अभी यहाँ टूल किट है जिसमें एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बताया है, इसे आप खुद रीड आउट करना, मैं जस्ट बता देती हूँ। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऑलरेडी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितने यूनिट्स हम उसके बनाते थे अब तक,
अब हम उसके ज़्यादा यूनिट्स बनाने लग जाएं। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे, अभी तक हम उसके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अभी हम उसके 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी, कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका हम वॉल्यूम बढ़ा दें। और मॉडर्नाइजेशन क्या है कि हम नई नई टेक्निक्स को लेकर आए, मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्निक आती है उसे हम क्या करें, फॉलो करें, तो इसे क्या बोलेंगे, मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि जैसे हम एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके साथ एक और प्रोडक्ट अभी हम बनाना स्टार्ट कर दें। मतलब अभी तक हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, अभी हम एक प्रोडक्ट और बनाना स्टार्ट कर दें, यानी कि एन एडिशनल प्रोडक्ट जो है हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। तो ये सब एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन किसकी हेल्प से पॉसिबल हो सकता है, डेलीगेशन की हेल्प से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉई हैं अभी कैसे हो गए हैं, वो मतलब बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, एफिशिएंट हो गए हैं। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की इज इनएविटेबल टू रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनएविटेबल मतलब ज़रूरी है। मैनेजमेंट हायरार्की किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या है, ज़रूरी है। Only because of this hierarchy, the superiors and subordinates, they come in contact with each other and get opportunity to understand one another। इसी हायरार्की की वजह से, हायरार्की का मतलब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस में। जैसे हम पढ़ रहे थे ना, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, तो ये क्या है, एक तरह की हायरार्की है, मतलब सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप, लोअर लेवल, देन मिडिल लेवल एंड देन अपर लेवल। तो इसी हायरार्की की वजह से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट कांटेक्ट में आते हैं, आपस में मीट करते हैं और मतलब एक दूसरे को जान पाते हैं। दिस हायरार्की इज इस्टेब्लिश थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये जो हायरार्की है ये किसके थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है। अंडर दिस अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। एज ए रिजल्ट सीनियर एंड सबॉर्डिनेट लिंक्स आर इस्टेब्लिश फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए जैसे जो अथॉरिटी है, हमने पढ़ा था ना, अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी का लेवल है वो टॉप लेवल पर ज़्यादा होगा, फिर मिडिल लेवल पर उससे कम होगा, और बॉटम लेवल पर उससे भी कम होगा। तो इससे क्या बनता है, हायरार्की बन जाती है। सीनियर सबॉर्डिनेट की जो लिंक्स हैं वो टॉप टू बॉटम में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। Next is better coordination. Delegation of authority is the process to establish relations among responsibility, authority and accountability. Delegation क्या बताता है, responsibility, authority और accountability में relation बताता है। Through this employees get clarification regarding to their powers, ड्यूटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क परफॉर्मेंस। जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता है क्या मेरे पास पावर है, क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं, और क्या मेरी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि किसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। दस अ क्लियर पिक्चर इज़ डिलिमिटेड फॉर ऑल द जॉब परफॉर्म एट वेरियस लेवल्स। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पर, उन्हें सब कुछ पता है कि क्या काम करना है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर है, सब कुछ पता है। विच ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश बेटर कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे, हर किसी को अपना काम अच्छे से करना मतलब आता है। द एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट नाइदर डुप्लीकेसी और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क टेक्स प्लेस। अभी आपको डुप्लीकेसी और ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आता होगा कि ना तो ओवरलैपिंग होगा कि किसी भी काम को हम बार बार किए जा रहे हैं, बेवजह फिजूल में हम किसी काम को बार बार किए जा रहे हैं, वही डुप्लीकेसी कि हम बार बार किए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि हर एक पर्सन को अपना काम क्या करना है उसे ये चीज़ पता है। तो अभी हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो पोर्शन था कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।